हेलो स्टूडेंट्स, रेडी विद पार्ट 2। आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में फ्रेंच रेवोल्यूशन के 10 पेजेस कवर कर लिए थे, जिसमें हमने एस्टेट्स की पावर्स के बारे में देखा था और लास्ट हमने क्यों और किस लिए हमारी ट्रेजरी खाली हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, वो सारे रीजंस देखे थे। स्टे ट्यून फॉर फर्स्ट पार्ट और जाके देखिएगा उसको। और अभी हम वापस लास्ट हम इस पेज पे थे। तो अब हमको ये चेक करना था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दी गई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। अब 3 स्टेट्स में जो फर्स्ट स्टेट था उसमें थे क्लर्जी, और सेकेंड स्टेट में थे नोबल्स, और थर्ड स्टेट में इतने सारे लोग थे, मिडिल क्लास, पीजेंट्स, सिटी वर्कर्स। 97% ऑफ द पीपल ओन्ड 65% ऑफ द लैंड। अब इतने सारे लोग जो थे, जिनके पास सबसे ज़्यादा, मिडिल क्लास लोगों के पास सबसे ज़्यादा जिनके पास मनी थी एक्चुअली में, वो थर्ड स्टेट के में आते थे। अब उनके साथ क्या होता था, लेट्स अंडरस्टैंड। सी, अब प्रिविलेज ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स कौन से थे हमारे, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट। अब उनके प्रिविलेजेस क्या मिल गए थे, उनके पास क्या फायदा हो गया था। सी, एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। अब उनको टैक्सेस जो थे वो पे नहीं करने पड़ रहे थे, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया था टैक्सेस पे करने में। और फ्यूडल ड्यूज क्या थे, अ कंपल्सरी अमाउंट टू बी पेड टू द हायर स्टेट बाय द लोअर स्टेट, इधर इन द फॉर्म ऑफ कैश और स्टफ्स और सर्विसेज। लेकिन उनको फ्यूडल ड्यूज जो थे उनको एक लोअर स्टेट को हायर स्टेट को देने पड़ते थे। कैसे देने पड़ते थे, या तो कैश में देने पड़ते थे, या कोई उनको उनकी कोई सर्विसेज करके, किसी भी तरीके से उनको कोई सर्विस करके, उनकी कोई स्लेवरी करके, किसी तरह से वो उनको जो भी उनके टैक्सेस हैं उनको पे करते थे। वो फिजिकली नहीं दिखता था, बट वो इन काइंड नजर आता था। अब क्या हुआ उसके बाद, टैक्स कलेक्शन बाय द चर्च एंड द स्टेट। अब चर्च और जो स्टेट थे ये भी हमारे स्टेट के पार्ट थे। अब इन लोगों के ऊपर ये लोग भी टैक्स कलेक्शन करते थे। अब वो कैसे करते थे, एक हमारा टैक्स सिस्टम था जिसको हम कहते हैं टेथे। ओके, टेथे में अ टैक्स लेवर्ड बाय द चर्च कंप्राइजिंग ऑफ 1/10। तो यहाँ पे ये ध्यान से देखना है, 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पीजेंट्स के ऊपर आ गया कि उनको अपना 1/10 अपना एग्रीकल्चर का जो प्रोड्यूस था वो चर्च को देना पड़ता था। ओके, उसके बाद एक और टैक्स था जिसका नाम था टेल, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट। अब ये वाला टैक्स जो था वो डायरेक्टली स्टेट को दिया जाता था। ये टैक्स था जो पीजेंट्स देते थे किसको, चर्च को, और ये टैक्स था जो स्टेट वापस देता था, जो डायरेक्टली स्टेट को पे किया जाता था। A number of indirect taxes which were levied and on article of everyday consumption like salt or tobacco। अब बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे अभी हमारे साथ क्या होता है, हमें छोटी छोटी आइटम्स के ऊपर जीएसटीज लगते हैं। कभी आपने नोटिस किया है वो जीएसटी क्या चीज़ होती है, वो एक्चुअली में एक हमारी जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी है उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, उनकी ट्रेजरी को फिल करने के लिए हम लोग टैक्स पे करते हैं। और वो टैक्सेस के जो हमारा अमाउंट होता है वो हमारे ही वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाता है। रोड्स बनती हैं, कुछ अच्छे एलिमेंट्री स्कूल्स बनते हैं। तो म्यूनिसपैलिटी ऐसे बहुत सारे फिजिकल वर्क करती है जो उन टैक्सेस से वो टैक्सेस हम देते हैं वो बेयर करता है। तो ऐसे ही जो उस टाइम पे टैक्स लगते थे वो सॉल्ट और टबैको जैसे छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वो टैक्स लगने शुरू हो गए थे। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट टैक्सेस से तो निकल चुके थे, लेकिन इनडायरेक्टली उनको कई तरीकों से उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे। वो कुछ ना कुछ इन काइंड करके वो टैक्सेस एक्चुअली में दे रहे थे। अब सी, आपकी बुक में एनसीईआरटी में ये पिक्चर है, इसमें आपको बहुत क्लियरली नजर आएगा कि पीजेंट्स का एक्चुअली में क्या हाल था। सी, ये एक नोबल मैन है और ही इज टर्म्ड एज स्पाइडर हेयर। उसको एक स्पाइडर कहा गया है। ही इज नॉट इवन लुकिंग एट द पुअर मैन, एंड पुअर मैन के पास दिस पुअर मैन बिलोंग्स ब्रिंग्स ग्रेन, फ्रूट्स, मनी एंड अदर थिंग्स टू प्लीज द
नोबल मैन, और नोबल मैन जो है उसको एक स्पाइडर किया जाता है, ही इज रेडी टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम द, और देखिए यहाँ पे कितनी सारी ग्रेन्स रखी हैं, सब कुछ है, बट वो जितना उसको देता जा रहा है उसका पेट ही नहीं भर रहा है, वो उसको देता जा रहा है, फिल करता जा रहा है, ही डजंट हैव इवन कर्टसी टू लुक एट द पुअर फेलो। तो ये आपकी बुक की एक पिक्चर है, और आपको एसएस में हमेशा से मैंने एक बात समझाई है कि एसएस में किसी भी एनसीईआरटी की बुक की पिक्चर्स को लाइटली नहीं लेना। आपकी केस स्टडी क्वेश्चंस में, आपके 9th में, आपके 10th में 2-3 मार्कर से लेके 5 मार्कर्स तक कई बार पिक्चर क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फैक्ट, डू नॉट इग्नोर द पिक्चर्स इन द बुक। तो ये आपकी पिक्चर आपको समझ आ रही है। और द बर्डन ऑफ टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड एस्टेट अलोन, पर लेकिन जो थर्ड एस्टेट था वो कहीं ना कहीं जो सारा टैक्स का बर्डन था वो सब कुछ पूरा का पूरा थर्ड एस्टेट के ऊपर था। अब उसके बाद अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है। अब ये हमारा टैक्सेस का पॉइंट तो फिनिश हो गया कि हम लोगों को कि हमारे ट्रेजरी खाली थी तो जो किंग था उसने टैक्सेस बनाए। अब उसके बाद एक सिचुएशन आई जिसको कहते हैं हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके मैंने पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, उन पॉइंट्स को समझ लोगे आप, इतने पॉइंट्स भी लिख कर आओगे, इवन इफ इट इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, 3 to 5 मार्कर क्वेश्चन और 1 मार्कर क्वेश्चन, यू विल गेट फुल मार्क्स। सो an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered। subsistence crisis की exact definition है ये कि एक ऐसी extreme situation जहाँ पे हमारे छोटे छोटे basic जो means होते हैं वो भी endangered होते हैं। endangered का क्या मतलब होता है, लुप्त हो जाते हैं। हमें लगता है कि जितनी छोटी सी एक रोटी का टुकड़ा, एक ब्रेड का टुकड़ा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, खाने की चीज़ें, वो तक हमें आसानी से मिलनी मुश्किल हो जाती हैं। तो अब द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस और इन 1715 इज अबाउट 23 मिलियंस, और 1715 से 89 तक आते आते वो 28 मिलियंस हो गई। तो यही था एक अलार्मिंग सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास 100 kgs ऑफ राइस हैं, और 100 kg राइस में आपको मे बी 50 लोगों को फीड करना है, तो आप इजीली कर दोगे। बट सडनली 4-5 ईयर्स के अंदर अंदर यहाँ पे ये नंबर 150 हो गया। तो कल्टीवेशन तो उतनी ही हो रही है, क्रॉप्स तो उतनी ही ग्रो कर रही हैं, लैंड तो नहीं बढ़ता, लैंड तो उतना ही रहता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, लैंड जो होता है वो धीरे धीरे उसकी सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, और लैंड का हो सकता है वो 50 kg से वो डाउन होके 40 हो जाए, और लोग बढ़ गए, तो ऑब्वियसली क्राइसिस तो आना ही था। तो अब क्या हुआ, a rapid increase in the demand for food grains। Obviously there was a rapid increase in the demand of food grains, क्योंकि क्या रीजन था, पॉपुलेशन बढ़ गई थी, ये सबसे मेजर रीजन था। उसके बाद प्रोडक्शन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। ऑब्वियसली अगेन कमिंग बैक टू द सेम स्क्वायर थिंग कि जो प्रोडक्शन थी वो इन पेज नहीं थी, इतनी जितनी प्रोडक्शन थी उतनी जितनी डिमांड थी उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही थी। अब प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज रैपिडली। ऑब्वियसली जब चीज़ें कम होती हैं तो जो प्राइस होता है उन चीज़ों का बढ़ जाता है। तभी आपने कभी नोटिस किया होगा, आज प्याज जो है 120 kgs का है, जो नॉर्मली 20-30 रुपीज़ का आ जाता है। तो क्यों होता है, एक्चुअली में रीज़न बेसिकली उसका यही होता है कि सप्लाई कम होती है, तो ऑब्वियसली प्राइस बढ़ा दिया जाता है ताकि लोग कम से कम लें। उसके बाद fixed wages of laborers did not keep pace with the rise in the this thing also। अब जो लेबर के फिक्स वेजेस थे, लेबर तो 100 रुपीज़ ही कमा रही है, उसको तो पर डे का 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ ही मिल रहा है, और अगर एक ब्रेड का लॉफ ही एक इंसान को खाने के लिए ही 100 रुपीज़ का आएगा तो वो क्या करेगा। तो उनकी वेजेस में कोई इशू नहीं था, और राइस उनकी वेजेस राइस जो थी, इतना ज़्यादा डिमांड जो बढ़ रही थी वो उससे पेस पे नहीं चल पड़ा। अभी फिक्स वेजेस ऑफ लेबर्स, ओके, ड्रॉट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब सोने पे सुहागा, एक तो ऑलरेडी आपने हिंदी का मुहावरा सुना है ना, सोने पे सुहागा। एक तो ऑलरेडी ही डिमांड कम है, एक सप्लाई कम है, ऊपर से अब हेल आ गई, ड्रॉट आ गया, हेल आ गई। और अब उसमें ड्रॉट क्या होता है, सूखा पड़ जाना। हेल क्या होता है, छोटे छोटे जो बारिश की, जो आपकी आइस की बारिश हो जाती है वो हो गई, और उससे क्या हो गया, हमारी क्रॉप्स जो हो गई फिर से ख़राब हो गई। तो ऑब्वियसली ये 40 kgs भी शायद रिड्यूस होके सिर्फ 20 kg ही रह गया। तो अब तो मेजर प्रॉब्लम, द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच
वाइडन्ड, और जो इनका जो गैप था गरीब और अमीर का और बड़ा हो गया, क्योंकि गरीब के पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी था और चीज़ें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी लेने के पैसे नहीं थे। और जो अमीर थे ऑब्वियसली उनके पास उनकी सप्लाई तो उतनी है पर उनके पास पैसे तो पूरे आ रहे हैं, उनकी चीज़ों के पैसे उनके पास पूरे आ रहे हैं, तो द गैप वॉज इंक्रीजिंग। फिर अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग ओल्ड रिजेम सोसाइटी इंस्टीट्यूशन फ्रांस बिफोर। तो एक और रीज़न था, जैसे मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो एक रीज़न नहीं था कि एक रेवोल्यूशन हुई और सब कुछ इतनी बड़ी रेवोल्यूशन बन गई। इट वाज अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस एक्चुअली। उसमें एक्चुअली में ये रीज़न था, बहुत मेजर रीज़न था कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी। और इस क्राइसिस के बाद तो सबसे ज़्यादा लोगों में एजिटेशन आ गया था, गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनको बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड भी अवेलेबल नहीं थे। अब ये आपकी एक एक्सरसाइज है जो बुक में है। अब हम ऑब्वियसली अगर आप मेरे साथ जब आप ये करोगे तो एक बार अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे कि एक बैड हार्वेस्ट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा। जब बैड हार्वेस्ट होगा तो फूड ग्रेन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, फूड ग्रेन्स हमारे कम हो जाएंगे। तो फूड ग्रेन्स कम होंगे तो क्या होगा, अभी सोचा है फूड ग्रेन्स कम होंगे तो यहाँ पे हमारा है पोरेस्ट कैन नॉट नो लॉन्गर बाई एनी ब्रेड। फूड ग्रेन्स कम होंगे तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, प्राइस विल इंक्रीज। और द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय एनी ब्रेड, जब पैसे बढ़ जाएंगे तो वो बेसिक चीज़ें भी नहीं खरीद पाएंगे। अब हमारे पास 2 ब्लैंक बॉक्स है और फिर आ रहा है डिजीज एपिडेमिक्स। तो ऑब्वियसली जब वो ये सब चीज़ें बाय नहीं कर पाएंगे, जब वो ब्रेड नहीं ले पाएंगे तो उनको क्या होगा, उनको वीक बॉडीज हो जाएंगी, उनकी वीक बॉडीज हो जाएंगी और वो प्रो टू डिजीजेस हो जाएंगे, उनको डिजीजेस से सफ़र करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज उनके पास खाने के लिए बेसिक नीड्स ही पूरे नहीं होंगे। और डिजीजेस एपिडेमिक्स आएंगे तो ऑब्वियसली डेथ रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये क्या है हमारे द कोर्स ऑफ सबसिस्टेंस क्राइसिस। एक सबसिस्टेंस क्राइसिस आने की वजह से कितना मेजर इकोनॉमी में चेंज आएगा और इस चेंज के आते ही लोगों में जस्ट इमेजिन किस लेवल का गुस्सा बढ़ सकता है। अब ये था एक पॉइंट जो हमारा सबसिस्टेंस क्राइसिस का था। लेकिन अब उसके बाद जब हमारा एक और रेवोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट हमारा क्या था कि सबसे पहले वो कैसल ब्रेक हुआ, तो एक हमारा वो रेवोल्यूशन चल रहा था। दूसरा रेवोल्यूशन चल रहा था कि जब हमारा पास ये इतने सारे जो फर्स्ट स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों में एक रेवोल्यूशन चल रही थी। तीसरा चल रहा था जो सबसिस्टेंस क्राइसिस था। अब एक फोर्थ हमारा रेवोल्यूशन नज़र आया हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जो कि एक मिडिल क्लास रेवोल्यूशन ने स्टार्ट किया। मिडिल क्लासेस जो थी वो चाहती थी जो हायर स्टेट के जो लोग हैं उनको प्रिविलेजेस क्यों दी जाती हैं, और वो उस प्रिविलेजेस को क्लोज करना चाहते थे। क्या करने चाहते थे, अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एम्फसाइजेस एन एंड ऑफ द प्रिविलेजेस टू द हायर क्लास। क्यों एक हायर क्लास को ही सारे प्रिविलेज मिलते हैं और मिडिल क्लास को नहीं मिलते, तो उन लोगों ने उसके लिए क्या करना शुरू किया। उन्होंने इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेन इंक्रीजिंग टैक्सेस फूड स्केर्सिटी, बस दे लैक द मीन्स एंड द प्रोग्राम्स। तो अब उन्होंने रिवॉल्ट्स करने शुरू किए फूड स्केर्सिटी के लिए, पर अब उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उनके पास मीन्स नहीं थे। हर चीज़ को हर रिवॉल्ट को करने के लिए भी आपको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो इनके लिए पास मीन्स नहीं थे इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया, अब उन लोगों ने अपने लेवल को इंक्रीज करना शुरू किया, क्योंकि उनके पास ये सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आ रही थी कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, वो एक्चुअली में उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने रिवॉल्ट्स को भी ढंग से चला पाए। तो उन लोगों ने अपने लेवल को इंक्रीज करना शुरू किया। कैसे किया, उन्होंने मिडिल क्लास अर्नड इट्स वेल्थ ओवरसीज ट्रेड से उन्होंने अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना शुरू किया। ऑब्वियसली देखो एक मिडिल क्लास है, मे बी अगर मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, मोस्टली ऐसे लोग जो कि जॉब में होते हैं, टर्शरी सेक्टर्स में होते हैं, तो उनके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम होता है। तो वो फिक्स अमाउंट ऑफ इनकम उनकी फैमिली के नीड्स पूरे करने में चला जाता है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो कहीं एक्स्ट्रा चीज़ों में नहीं लगा पाते। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी इनकम के ऊपर वर्क किया और उन्होंने वेल्थ को कैसे बढ़ाया, उन्होंने ओवरसीज ट्रेड करना शुरू किया। फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द वुलन
and silk textile that were either exported or bought by the richer member of the society। तो उन्होंने ऐसी चीजें ली जो कि रिचर सोसाइटी खरीद सकती थी, तो वो क्या थी, वुलन और सिल्क थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, एजुकेटेड एंड प्रोफेशनल्स इन द थर्ड एस्टेट बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन द मेरिट। तो अब थर्ड एस्टेट में भी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग थे, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जो होते हैं, जो एजुकेटेड थर्ड एस्टेट के लोग थे, उन्होंने कहा क्यों सारे स्पेशल प्रिविलेजेस हमें ब्लड से मिलते हैं, बाय बर्थ क्यों मिलते हैं, कि अगर हम रिच फैमिली में हम पैदा हुए हैं तो हमको स्पेशल प्रिविलेज मिल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ये गलत है। तो उन्होंने भी कहा कि प्रिविलेज बाय बर्थ रादर अ पर्सन शुड बी पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिट्स मेरिट। उसका मतलब उसकी पोजीशन जो होती है उसके मेरिट पे, मेरिट क्या होता है, उसके टैलेंट पे, उसकी क्वालिटीज़ पे होनी चाहिए, ना कि उसके पैसों के हिसाब से होनी चाहिए, ना कि उसके वेल्थ के हिसाब से होनी चाहिए। तो आपको ये एक कॉन्सेप्ट समझने की चीज़ है, बेसिकली ये एक डिस्क्रिमिनेशन को भी एंड करने का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हमारे जो हायर क्लास, जो वेल्दी क्लास थी, वो जो हमें एक पुअर क्लास को, थर्ड स्टेट के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रही थी, उसको भी डाउन करने में ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। अब थिंकर्स इन द 18th सेंचुरी, अब इसमें सबसे मेजर पॉइंट क्या आया था, एक मेजर चेंज था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेटेड लॉट था, तो वो चाहते थे कि चेंजेस आएँ। तो इसमें हमारे मेजर थिंकर्स का क्या काम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम इतना मीडिया नहीं था कि आपने एक ब्लॉग डाला और पूरी पूरी सबको एक बार में सबको इन्फॉर्मेशन मिल गई। वहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक नॉर्मल न्यूज़पेपर्स के थ्रू या फिर छोटी छोटी मैगजीन्स के थ्रू जो छोटे छोटे आर्टिकल्स जाते थे उसके थ्रू, और सबसे मेजर प्रॉब्लम था कि मेजर लॉट वाला जो लोग थे वो भी इतने एजुकेटेड नहीं थे। तो अब वो ये थिंकर्स ने क्या किया, उन्होंने एक थॉट की कि उन्होंने स्टार्ट किया, हमारा एक सब थिंकर थे जॉन लॉक, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक लिखी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। यह आपका 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, हमेशा से याद रखना। तो उन्होंने एक बुक करी, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ही सॉट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। और उन्होंने कहा कि हमें डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क को हमें कैसे हटाना है, और उन्होंने कहा कि कैसे हमको हर जो हमारी कास्ट है, हर अगर मोनार्क का भी राइट है तो हमें हर रिलीजन को साथ रख के मोनार्क को अपने साथ मिलाकर काम करना है, ना कि मोनार्क एक किंग है और जो लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। तो उन्होंने अपनी एक थिंकिंग दी। अब दूसरे हमारे कौन से फिलोसोफर थे, रोश्यू ने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपका 1 मार्कर क्वेश्चन था। तो he proposed a form of government based on social contract between people and their representative। अब रोश्यू ने जो जॉन लॉक थे, उनकी आइडिया को थोड़ा सा फर्दर आगे किया। उन्होंने कहा कि जो लोगों के बीच में एक ट्रीटी होनी चाहिए, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लोगों और सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब लोगों के और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हुए, मोनार्क हुए। अब हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, उस टाइम पे रिप्रेजेंटेटिव्स की बात हो रही है कि उनके बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि दैट दे डू गुड, पीपल आस्क फॉर गुड, दे डू गुड, और एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि दोनों ही इकट्ठे मिलके पॉजिटिवली आगे बढ़ जाएं। और हमारे तीसरे फिलोसफर्स थे, थिंकर्स थे, वो थे मॉन्टेस्क्यू। अब मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी बुक लिखी थी, द स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये हमारा फिर से 1 मार्कर क्वेश्चन है। अ डिविजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अभी आप ध्यान से देखोगे बच्चों, यही जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है अभी हमारे गवर्नमेंट में आ गया, और ये उस टाइम पे फ्रेंच रेवोल्यूशन में मॉन्टेस्क्यू ने डाला था। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट was put into force in the USA after the 13 colonies declared their independence from Britain। और ये हमने देखा था ना ट्रेजडी के टाइम पे कि 13 कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस जो थी वो ब्रेक कर दी थी, इंडिपेंडेंस मिली थी उनको। तो इन्होंने दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट was put into force in the USA। कौन सा मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो था वो यूएसए में इंट्रोड्यूस हुआ था। एंड दे इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन, जब वो ब्रिटेन से फ्री हुए थे। तो ये हमारा मॉन्टेस्क्यू ने डाला था।
तो अब मॉन्टेस्क्यू, अब ये जो इनकी इन तीनों की फिलॉसफीज थी ना, इन लोगों ने प्रॉपरली क्या किया, प्रॉपरली उन लोगों ने ये सारी इंफॉर्मेशन को लोगों ने सलून्स में, देखो द आइडियाज वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलून्स, कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये तीनों हमारे थिंकर्स के, फिलोसफर्स के जो आइडियाज थे वो इन जगहों पे डिस्कस होने शुरू हो गए। पीपल रेड आउट लाउडली फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट। अब बहुत सारे लोग थे जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो लोगों ने ज़ोर ज़ोर से पढ़कर और लोगों को इनकी थिंकिंग और इनके आइडियाज़ के बारे में बताना शुरू किया। The news of the imposing further taxes generated anger and protest against the system of privileges। अब सबसे प्रॉब्लम, अब इसमें भी ये एक रेवोल्यूशन का रीज़न बन गया कि वो लोग तो थिंकर जो थिंकिंग की अपनी थिंकर्स की इंफॉर्मेशन देते थे, पर वहाँ पे ही एक र्यूमर फैला कि जो हमारे किंग है, लुइस 16 है, वो फिर से टैक्सेस को बढ़ाने वाले हैं, और उसमें भी एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया कि कैसे ये दोबारा से टैक्सेस बढ़ा सकते हैं। तो अब ये हमारा आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट थर्ड अपनी सीरीज थर्ड में स्टार्ट करेंगे। अभी आप इतना ही अच्छी तरह समझिए, ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये क्या टॉपिक चल रहे हैं, और उसके बाद हम ये न्यू आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट 3 में लेके आएंगे। सी यू ऑल, बाय।